ओके, मैं कर लेती हूँ। ओके, रुबाब, आपका क्वेश्चन ये था कि जो है आपने ये देखा है कि जितने भी आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ते हैं वो आपको पॉइंट्स याद करने पड़ते हैं, खुद से नहीं लिख पाते हैं आप। मैम यही क्योंकि था। अगर आप अपना रेफरेंस देते भी हो ना, अपनी आप इंग्लिश लिखते भी हो, जैसे है कि हम्म। मैं लिख सकती हूँ, मैं पॉइंट कोई भी हो, मैं किसी भी टॉपिक पे लिख सकती हूँ। हाँ। लेकिन जो इधर बुक्स में है या नोट से आप चीजें देखते हो वो ज्यादा वैलिड है। अब जाहिर बात है, इंग्लिश उस लेवल की तो नहीं है, मास्टर्स लेवल की तो नहीं है। आप ज्यादा से हाँ। ज्यादा क्या हम लिखते हैं, आप हम्म। समराइज चीजों को करते हैं। मुझे आदत हम्म। पड़ी हुई है चीजों को समराइज करने की, क्योंकि हम्म। जैसे हम स्कूल में भी पढ़ाते हैं, हम बच्चों को समरी लिखनी सिखाते हैं। तो हम्म। उसमें क्या होता है कि आप पूरा पॉइंट आप पढ़ते हो जो भी है, उसको फिर अपने वर्ड्स में समराइज करते हो। तो एग्जैक्टली। जब अब मैं समराइज करने बैठी हूँ ना चीजों को, तो हम्म। वो मेरी बड़ी सिंपल सी इंग्लिश आ रही है ना। तो हम्म। उसमें तो फिर मैंने यही देखा है कि आप मेन एज ए चीज जो है, वर्ड्स उठाने पड़ेंगे, लाइंस उठानी पड़ेंगी, तब जाके आप अच्छी इंग्लिश लिख सकते हो। हम्म। अदरवाइज यू आर अनएबल टू डू इट। अच्छा, इसका एक सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि ना आप कोई भी नोट्स प्रिपेयर करने बैठते हो ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन आप प्रिपेयर करने बैठते हो, ठीक है, जो राइटर के पॉइंट्स है ना उसको अंडरलाइन कर लिया करें कि ये राइटर के हैं, ये तो स्किप करने वाले हैं ही नहीं है, ठीक है, टोटली उसके हैं। बाकी जो रेफरेंसेस होते हैं ना, या बाकी मतलब जो उनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, आप उसको हाईलाइट कर लें, ठीक है। फिर आपके पास और इसके अलावा ऑब्वियसली आपने रेलिवेंट जो राइटर का अगर डिस्कस कर रहे हैं, अगर मॉरल विजन पे यही वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने बताना है कि इलियट के मॉरल विजन्स क्या थे, ठीक है। लेकिन जो उसका रेफरेंस होगा वो आप अपनी वर्डिंग में डिस्कस करेंगे, आपने खुद उसको ढूंढ के नॉवल के अंदर से निकालना है कि किस किस जगह पे सफरिंग्स थी, किस किस जगह पे कौन सा कैरेक्टर अपने आप में वीक था, मॉरल वैल्यूज की किस में लैक, कौन कहाँ पे लैक कर रहा था। ये जितने भी पॉइंट्स आपने डिस्कस किए हैं जॉर्ज इलियट के लिहाज से, उसने जो कहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको जितने भी रेफरेंसेस आपने खुद निकालने हैं। तो आपके पास जो खुद लिख सकते हो ना, वो ये है कि आप नॉवल के अंदर से रेफरेंस ढूंढ के निकालो। अदरवाइज जो आप कह रहे हो ना कि बाउंड होके थोड़ा सा आपको याद करना पड़ता है, तो वो ऑब्वियसली आपके राइटर के कुछ जो ये होते हैं, उनके अपने जो प्रीफेसेस उन्होंने दिए होते हैं, या खुद उन्होंने जो अपने विजन्स दिए होते हैं, उनको जरूर अपने याद करना ही पड़ता है आपको। क्योंकि मैम अदरवाइज। ये देखे ना, इन्होंने आंसर्स बड़े अच्छे लिखे हुए हैं। अगर आप हाँ जी। कंपेयर करते हो ना, ये हाँ जो जी। करंट नोट्स हैं, इनमें आंसर बड़े अच्छे लगे। अगर आप इसको भी रेडी कर लें तो आपका आंसर बन जाता है। एग्जैक्टली exactly, ऐसे मैंने ही है। मैंने अब बिल्कुल। सारा मैंने वो गो थ्रू किया ना, मैंने कुछ वेबसाइट्स भी देखी हैं, तो हम्म। वेबसाइट से भी उठा के इन्होंने ये चीजें वही लिखी हुई हैं। हाँ जी। बस ऐसे ही माइनस है। माइनस वो फिर अपने आप को कंफ्यूज करने वाली बात है कि आप वेबसाइट भी सर्च करो, आप इधर इससे एग्जैक्टली लाख exactly, दर्जे बेहतर है कि टाइम आप वेस्ट करंट है। नोट्स, बिल्कुल आप वो कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ से लाइन कौन सी उठानी है, यहाँ से कौन सी उठानी है। हाँ जी। फिर मुझे तो ठीक लगा कि आप करंट नोट्स जो है ना वो कंसल्ट करो, तो वो ठीक है। हाँ जी, और करंट नोट्स के अंदर भी जैसे बायोग्राफी का हमने क्वेश्चन किया अभी रिसेंटली, पीछे जो हमने पढ़ा है अभी, तो उसमें जो है जो स्किप करने वाला था वो मैंने आपको स्किप करवा दिया। यानी कि मेरी ये कोशिश होती है कि चाहे करंट नोट्स भी, अब बेशक बुक है ना, तो मैं उस पर भी रिलाई नहीं करूंगी कि बुक के अंदर दिया हुआ है तो वो सारा का सारा ठीक ही होगा। मैं उसको पहले खुद रीड आउट करती हूँ, उसमें जो इररिलेवेंट होता है मैं उसको स्किप करवा देती हूँ। अब अगर इसमें होता ना तो मैंने आपको डेफिनेटली करवा देना था, लेकिन इसमें कुछ भी स्किपेबल नहीं है, जो था वो वो मैंने आपको करवा दिया। तो ये सारा करने एग्जैक्टली वाला है, ठीक है, और अगर आप वो ये है ना, टू द ये पॉइंट सारी कर चीजें लेते हो बुक ना। के अंदर, हम्म। एग्जैक्टली मैम, ये बुक के अंदर सारी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं। मैंने देखा है कि बुक जो ठीक है जितनी भी है ना, बिल्कुल। बिल्कुल। और ये अगर आप अच्छा प्रिपेयर लिखा कर हुआ है। लेते हो ना, एज इट इज प्रिपेयर कर लेते हो, रट्टा ही बेशक मार लेते हो, ठीक है, तो आप समझो कि आपने मतलब अच्छा प्रिपेयर किया है। इस पे बिलीव रखो कि आपने जो पढ़ा है वो अच्छा पढ़ा है, ठीक है। बिल्कुल डाउट में रहोगे ना कि जो नेट है या गूगल पे तो ये दिया हुआ है, फलां जगह पे तो ये दिया हुआ है, तो मैंने तो बिल्कुल हमें तो ये ऐसे ही है। करवाया गया, हमें तो ये करवाया गया, हमने तो ये पढ़ा था। तो ये कंफ्यूजन आपको, अगर डाउट में रहोगे ना, तो फिर प्रिपेयर नहीं कर सकोगे, फिर सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं होगी आपको। एग्जैक्टली ऐसे ही है। मैंने सारी चीजों सर्च किया ना, तो मुझे फिर बुक्स पे मैंने रिलाई किया कि नहीं, ये जो बुक्स है ना ये ठीक है। हाँ। और जो है ना करंट नोट्स, तो अभी हमें बुक्स मिली है ना, पहले नहीं थी मिल रही, जो स्टार्ट में हमने नॉवेल्स पढ़े ना एक दो, एटलीस्ट मुझे नहीं थी, मेरे पास नहीं थी। अभी मैंने किसी से लिया, तो तब जेन ऑस्टन के, और जो उसके बाद जो राइटर पढ़ा हमने, इनके नॉवेल्स, इनका डाटा जो है वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था किसी भी बुक में। तो करंट नोट्स की तो तब मिली नहीं थी, तो मेरे पास जो नोट्स आए थे वो मैं रेलिवेंट नोट्स आप लोगों को दिए हैं, जो भी आप पढ़ रहे होगे, मे बी पिछले नोट्स जो सेंड किए थे मैंने ग्रुप में, तो उसमें सारा वैसे रेलिवेंट डाटा दिया हुआ है मैंने।
यस मैम। ठीक है ना। तो खैर यही बात है कि आप जो है ना वो रेलिवेंट और इरेलीवेंट आपने खुद देखना है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। ये डाउट नहीं रखना कि हम तो ये प्रिपेयर कर रहे हैं या वहां पे तो कुछ छोड़ दिया है ये वो। बस आपने जो पढ़ा है उसको, जो टीचर्स आपको बता रहे हैं, आप उनके बस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाएं। वो बिलीव रखें अपने आप पे कि हमने जो पढ़ा है वो ठीक है। एनीवेज कंटिन्यू करते हैं। इलियट believes that endurance and renunciation are एक सेकेंड, हमने यहाँ पे लेफ्ट किया था यहाँ से, आई थिंक ऊपर वाले पैराग्राफ से। मैम इन हर ऊपर वाले स्टोरीज से स्टार्ट पैराग्राफ करना है। आप Yes, हाँ in her जैसा आप stories, हाँ। Eliot extensively lays stress on the absoluteness of duty. वो इस बात पे स्ट्रेस होता है किसी चीज पे जोर देना, ठीक है। तो वो कहती है कि हर इंसान की जो अपनी जिंदगी में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और जो उनके फराइज बनते हैं, उन पे वो जोर देती है कि वो एब्सोल्यूटनेस उनकी वो शो किया उसने अपनी स्टोरीज के अंदर, कि हर इंसान की अपने ऊपर और दूसरे अपने से जुड़े लोगों पे उसकी कोई ना कोई ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि वो he or she is supposed to fulfill those duties or responsibilities. To her, one should never compromise on duty at any cost. किसी कोई भी इंसान जो है उस ड्यूटी पे compromise नहीं उसको करना चाहिए. Hattie does not care for her duty towards her uncle, aunt and Adam. अब अंकल आंट की तरफ तो ये है कि मतलब उसने अगेंस्ट जाके और छुप छुपा के जो भी किया वो किया, लेकिन एडम्स की तरफ कैसे उसकी ड्यूटी बनती है, कौन सी ड्यूटी बनती है जिसको यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है आपके ख्याल में सब? क्या लगता है कि यहाँ पे एडम का नाम क्यों आया है? उसकी क्या ड्यूटी थी टुवर्ड्स, सॉरी हैटी की क्या ड्यूटी थी टुवर्ड्स एडम? एडम के साथ उसका एडम उससे शादी करना चाहता था ना। तो उसे तो बता देना चाहिए, तो हेड उसको को बता क्लियरली देना मना चाहिए कर दी। हाँ। मतलब क्योंकि जैसे उनकी जो मंगनी हो रही थी, जब मंगनी हो रही थी तो वो उसे छोड़ के फिर उसको तलाश करने चली गई थी ना, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रही थी उस टाइम। नहीं, वो तो जो है ना उसने नहीं छोड़ा था, बल्कि जो है जब पता चला था इस बारे में तो लाइक अगर वो ना भी छोड़ती ना फिर भी सबको पता तो चल जाना था, ठीक है। तो लाइक नहीं, ये पॉइंट नहीं वैसे बनता मेरे ख्याल में। जो यहाँ पे उसका रेफरेंस आ रहा है ना कि उसने जो है इस बात की परवाह नहीं की कि जब एडम ने स्टार्ट में उसको प्रपोज किया, उसने कहा कि मतलब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो उसने उसे इसलिए शादी नहीं की कि ये एक कारपेंटर है, मामूली सा जो है वो इसका काम है, ये लोग लोअर स्टेटस से बिलोंग करता है। तो एज कम्पेयर टू ऑथर उसका कोई स्टेटस नहीं है, तो ऑथर जो है वो इससे ज्यादा जो है वो वेल ऑफ भी है और उसके पास प्रॉपर जॉब है, आर्मी में है, एक पर्सनालिटी है उसके अपने। तो उसकी ड्यूटी ये बनती थी कि वो एटम के प्रपोजल को जो है ना वो उस पर सोचती, उसको कंसिडर करती, उस पर सोचती और उसको अहमियत देती, ठीक है। उसकी ड्यूटी ये थी। मतलब आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है ना कि जब आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, तो आपने मॉरली करेक्ट क्या है आपके लिए, आपने वो देखना होता है। क्या बता, वो बंदा जो अमीर है वो मॉरली कैसा है, जो गरीब है जो जिसको वो रिजेक्ट करी है वो मॉरली कैसा है, इसको मॉरल विजन उनके देखने चाहिए थे। तो उसकी ड्यूटी ये थी कि वो एडम को एक अच्छे इंसान की हैसियत से देखती, ना कि उसका स्टेटस उस पे जो है ना वो कंपेयर करती दोनों का। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसी वजह से जो है वो उल्टी तरफ गई और उस वहां पे जो है ना उसको वो सफर करना पड़ा बहुत ज्यादा। एंड इन हर वैनिटी शी गोज फार अवे। वैनिटी, वैनिटी मतलब उसका जो प्राउड था, ठीक है। गरूर। हाँ, गरूर। गरूर, गरूर ठीक है। मैम। हाँ जी। तो अपने गुरूर में, अपने जो प्राइड है उसके उसमें रह के वो जिस हद तक गई है उस पे उसको सफर करना पड़ा, ट्रेजेडीज को फेस करनी पड़ी। For her freshly desires, she neglects all moral values. अपने जो उसकी desires थी, freshly desires यानी कि जो उसके passions थे, being a young girl, ठीक है, उस passions के आगे जो moral values थे उसने उसको neglect कर दिया, पीछे छोड़ दिया, reject कर दिया। And even forsakes her own child, कि अपने ही बच्चे का जो है उसने वो उसको कत्ल करने की कोशिश की। That's why she suffers at the end.
मैम फॉर सेक का मतलब हम ऐसे लेंगे कि कैसे, मुझे फॉर सेक का की वजह मतलब समझ नहीं। की वजह से, उसकी ख्वाहिश यानी उसकी वजह से, उसकी खातिर। ठीक। एंड इवन forsakes हर ओन चाइल्ड, कि उसने जो है ना अपने पैशंस के आगे आके, डिजायर्स के आगे आके, ठीक है, अपने पैशंस की खातिर अपने बच्चे की भी परवाह नहीं की। ठीक है, इस ठीक है। सेंस में इसका मतलब इलियट believes that endurance and renunciation are necessary for happy and successful life. renunciation यानी कि रिजेक्शन, रिजेक्शन, एंड endurance क्या होता है? बर्दाश्त बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना किसी चीज को। ये दोनों, वो उसका ये कहना है कि आप ये देखिए, ये थर्ड पॉइंट है, आई थिंक फोर्थ पॉइंट है जो उसने कहा है, कि उसका क्या बिलीव है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप राइटर का याद करने वाला आप जो है ना उसका होता है। बिलीव्स दैट एंड्योरेंस एंड रिनंसिएशन आर नेसेसरी फॉर हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। ये दोनों चीजें, कि आपकी जिंदगी में अगर रिजेक्शन होती है, या आप किसी को इस तरह से फील जो आप करते हो ना कि अपनी क्या लगे टेंशन बना लेते हो, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो इस बात को सोच के, रिजेक्शन को लेके, तो वो कहती है कि ये जिंदगी में होनी चाहिए, और एंड्योरेंस भी होनी चाहिए अगर आपको एक सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ गुजारनी है तो। Eliot wants us to think for our fellow human beings, pity them and have sympathy for them। ठीक है, वो चाहती है कि हम अपने आसपास अपने से जुड़े लोगों को, या अपने साथ रहने वाले जितने भी इंसान हैं उनके बारे में सोचें, उनसे सिंपैथी फील करें। ठीक है, एडम बेड इज नॉट अ रिलीजियस नॉवल, बट इट इज हाईली कंसर्न्ड अबाउट अ मोरालिटी दैट शुड फंक्शन अमंग ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ये आप को कभी भी क्वेश्चन आ जाए कंफ्यूज करने के लिए ना, स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये रिलीजियस नॉवल है या कौन सा है, आपका क्या ओपिनियन है। ठीक है, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसमें आप क्लियरली कह सकते हैं कि ये जो है एक रिलीजियस नॉवल नहीं है, ऑल दो इसमें रिलीजन का रेफरेंस है, उसकी अपनी रियल लाइफ से है, लेकिन इस पे रिलीजन पे वो फोकस नहीं है, इसमें मोरालिटी पे, मॉरल विजन्स पे ज्यादा फोकस है। बट इट इज हाईली कंसर्न अबाउट अ मोरालिटी that should function among all human beings. Adam remains unsatisfied when he is rash and intolerant of his fellows' weaknesses, but becomes calm and peaceful when he regenerates through his sufferings and learns to endure others. Rash means he is rash. रैश का मतलब रैश क्या होता है? मतलब जो जल्दबाज होता है। वो रश होता है, रश कह सकते हैं उसको, इस सेंस में कह रही हैं आप। लेकिन यहाँ पे रैश का मतलब ये है अनवाइज, जो होता है ना, जो अपनी भी अक्ली की वजह से गलत डिसीजन लेते हैं, इसने जैसे लिया इस तरह से। ठीक है, तो अपनी रैश, इसमें जो रैश और इनटॉलरेंट वाली जो इसकी क्वालिटी थी, इसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली इन जो एक स्पिरिचुअली जो है ना वो अनसेटिस्फाइड था अपनी जिंदगी में। ठीक है, ऑफ हिज फेलोज वीकनेसेस बट बिकम्स काम एंड पीसफुल। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है अपने आप को रीजनरेट करता है, जैसे जैसे उसको सफरिंग्स फील फेस करना पड़ती हैं, फिर वो लर्न करता है, और फिर उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही काम और पीसफुल हो जाती है। यानी कि उसने लर्न किया, सफर किया तो लर्न कर लिया, ना कि इस शीशे की तरह अपनी बात पे अड़ा रहा। ठीक है, तो उसने लर्न किया अपनी सफरिंग से, और फिर अपने आप को मेच्योरिटी की तरफ ले गया, तो उसकी वजह से उसकी हैप्पी एंडिंग हुई है। ठीक है, Dina is also an embodiment of endurance and patience. Patience, sorry. Eliot is called an agnostic, but in Adam Bate, she emulates religion to be a comforter of humanity. Through the character of Dina Morris, she shows that the prime object of all the religions is to develop the personalities of the individuals on the right lines. उसका ये मानना है कि हर रिलीजन के अंदर ये सबसे पहला जो मोटिव है वो ये होना चाहिए कि उसके अंदर राइट लाइन को कैसे फॉलो करते हुए अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं हर एक इंडिविजुअल। ठीक है, ठीक है, तो वो कहती है कि हर रिलीजन में ऐसा होना चाहिए। इस चीज को उसने ऑब्जेक्ट किया है क्रिश्चियनिटी पे, यानी कि ऑब्जेक्शन किस चीज पे लगाई उसने, कि इसमें पर्सनालिटी से रिलेटेड इंसान के लिए कुछ नहीं मिला उसको। वो जो भी था वो रिलीजन के अंदर खुद से बनाएगी, पाबंदियां खुद से लगाए गए, जो रूल्स बनाए गए थे, पॉलिसीज बनाई गई थी, वो थे। लेकिन इंसान की जिंदगी में जब उसके सफर करना पड़ता है, उसकी पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ भी उसके लिए वो
गाइडलाइन नहीं थी। तो वो कहती है कि ये मजहब में होना चाहिए, हर एक मजहब में। सो रिलीजन टू हर इज फॉर द हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी। उसके नजदीक रिलीजन वो नहीं कि आप किताबें पढ़ें या अपने आप को गुनाहों से बचाएं या ये वो ये इस तरह के रूल्स रख दिए जाएं और बस ये रिलीजन है। वो कहती है कि रिलीजन के अंदर एक्चुअली जो है वो इंसान की पर्सनालिटी को डेवलप करता है, तो ये वो एक्चुअल रिलीजन होता है। हेटियो वॉज अ गर्ल फुल ऑफ vanity and impulsiveness, whereas Adam was a self-righteous man. But it was the healing effect of religion which relieved them of their flaws and they grew into mature and sensible human beings. तो हटी के तो है उस पे ये रेफरेंस जो है वो ऑब्वियसली वैनिटी और इम्पल्सिवनेस का तो उस पे सुटेबल है, लेकिन एडम वाज सेल्फ राइटियस जो अपने आप में अपने आप को ठीक समझता था, तो उसके लिए रिलीजन एक बहुत बड़ा रिलीफ साबित हुआ। जो उसकी अट्रैक्शन हुई टीना मोरिस की तरफ, उसके बाद उसने जो है मैच्योर होना शुरू किया, सेंसिबल होना शुरू किया। इलियट believes that disharmony in personality is disastrous and it is externalized through moral conflicts of her characters. उसका ये कहना है कि डिसहार्मनी क्या होती है? जो मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं होती किसी चीज में। हाँ जी, बदनज़मी या कोई तरीकाकार नहीं होता, कोई प्रॉपर वे नहीं होता जो आप फॉलो करते हैं अपनी जिंदगी में। दिस हार्मनी इन पर्सनालिटी इज डिजास्टर्स, वो तबाह कर देती है अपनी पर्सनालिटी को, ठीक है। एंड इट इज एक्सटर्नलाइज थ्रू मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ हर कैरेक्टर्स। एक्सटर्नलाइज यानी कि जो यहाँ पे ना एक्सटर्नलाइज्ड को करेक्ट कर लें, यहाँ पे एस की जगह जेड आएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नलाइज यानी कि उसको बाहर से हर इंसान को जो है ना उसके उस इनर जो उसके कॉन्फ्लिक्ट से इंसान की इनर जो मेंटेलिटी है उसको उसने उसके आउटर या एक्सटर्नल मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ जोड़ के इसको जो है ना एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से डिसहार्मनी जो है पर्सनालिटी को डिजास्टर्स की तरफ लेके जा सकती है। कोई रीड आउट करेगा? मेरा तो अब गला खत्म हो। यस मैम, मैं पढ़ती हूँ। Yes, okay. The characters are in a position to do right, but they are tempted to do wrong. For example, Arthur tries to go away from Hattie, but it is his temptation which leads him to the worst wrong, to which there was no remedy, and the suffering were inevitable. Yes, I- inevitable का इधर मतलब क्या होगा? एक सेकंड ठहरे। अटल अटर या अनअवॉइडेबल जिसको कहते हैं, ठीक है। यानी कि उसकी जो जो सफरिंग होना थी लाजमी जिस वजह से भी हुई वो हमने ऑलरेडी देख लिया है पीछे। जो होके रहेगी। यस, और जो करेक्टर्स थे वो अपनी अपनी पोजीशन में उन्होंने अपने अपने लिहाज से ठीक करने की कोशिश की, लेकिन एक्चुअली वो गलत कर रहे थे, ठीक है। और यही उसको उनकी तबाही की तरफ लेके गया। तो ये चीजें वही हैं, बातें वही, पॉइंट्स वही डिस्कस किए गए हैं, लेकिन एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किए हैं। यस, आगे कंटिन्यू करें। Elite believes in justice in life. She is sure that one cannot escape from the consequences of one's own actions. Even the smallest sin will be punished, and if not immediately, thus Hattie and यानी कि Arthur are वो ये punished कहती है with कि इंसान जितने भी जो है ना इंसान की जिंदगी में इंसाफ वो बिलीव करती है कि जस्टिस होता है, हर इंसान की जिंदगी में जस्टिस होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि इसने मुझे हमें कोई धोखा देता है ना, तो वो धोखा देके कहीं खुश नहीं रह सकता, वो कहाँ जाना है उसने, ठीक है। तो उसने उसके साथ भी इंसाफ होना है, तो हमारे साथ भी इंसाफ होना है। तो वो क्या कहती है, शी इज श्योर दैट वन कैन नॉट escape फ्रॉम द consequences। हर कोई इंसान है, अपने एक्शंस कोई भी परफॉर्म करता है वो उससे भाग नहीं सकता, उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है उसको फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये इंसाफ जिंदगी में जो है ना, दुनिया जो है ना इंसाफ पे बेस्ड है। और इसमें हर जो कोई गुनाह करता है या गलत करता है उसको उसकी सजा भुगतनी पड़ती है, जल्दी नहीं लेकिन बेशक देर से, लेकिन उसको भुगतनी पड़ती है। यस, दस हैटी thus Hattie and Arthur are punished because of their ट्रांसग्रेशन transgression from the right path, while Adam and Dinah are rewarded with blissful ब्लिसफुल life. लाइफ। ट्रांसग्रेशन कहते हैं जो कोई क्राइम कमिट करते हैं आप या सिन कमिट करते हैं, ठीक है, ट्रांसग्रेशन उसको कहते हैं। और ब्लिसफुल लाइफ यानी कि एक ब्लेस्ड लाइफ, एक जॉयफुल लाइफ, ठीक है, जॉयफुल लाइफ होगा इसका मीनिंग। तो उसको जो है उनको अपने किए के दोनों को अपने अपने किए का जो रिजल्ट था वो मिला।
In conclusion, In conclusion, we can say that Eliot was not only a novelist but also a teacher and philosopher. She made novel an arena for the discussion of serious issues of life, and the later novelist towed the line. However, Eliot's conception of teaching is quite different from that of Fielding. By teaching, she implies to reshape human consciousness. consciousness, and with it, the structure of society at large. Austen preached the conformity, yeah, to social taboos. Elite, however, questioned established conventions because their base was wrong. She wanted to remold the whole structure of society by reshaping the consciousness of the individuals. Individuals. तो एज कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं कि इलियट जो है वो सिर्फ एक नॉवलिस्ट नहीं थी बल्कि एक टीचर ऑफ फिलोसफी की हैसियत से भी हमें नजर आती है, क्योंकि उसने अपने नॉवेल्स के अंदर ये जो वर्ड लिखा ना, शी मेड नॉवल एंड एरेना फॉर द डिस्कशन। एरेना कहते हैं कोई ग्राउंड या कोई कोर्ट होता है जिसके अंदर या जिसके ऊपर जो है ना आप बहुत सारे एक्टर्स परफॉर्म लड़ते करते हैं हो। या हाँ जी आपस में उनकी डिस्कशन मैं होती पबजी है। में अरीना ही खेलती हूँ। अच्छा तो वो कह रहे हैं कि एक ऐसा अरेना यानी कि एक ऐसा ग्राउंड प्रोवाइड करती है जिसके अंदर जिंदगी के डिफरेंट इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। एंड द लेटर नॉवलिस्ट टोड द लाइन। However, Eliot's conception of teaching is quite different from the Fielding. उसका फील्डिंग से जो है यानी कि एक फिलोसोफर है लेकिन इसका अपना एक तरीका है लिखने का, फील्डिंग का अपना है, इसका अपना है, ठीक है। बाय टीचिंग शी इम्प्लाइज टू रीशेप ह्यूमन कॉन्शियसनेस। वो अपनी टीचिंग से ये दिखाना चाहती है कि हर इंसान जो है अपनी कॉन्शियसनेस के थ्रू अपनी जिंदगी को या अपनी जिंदगी के डिसीजंस को, अपने हालात को रीशेप कर सकता है, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एट लार्ज। ऑस्टन प्रीच द कंफर्मिटी टू सोशल टैबूज। जो ऑस्टन है, जेन ऑस्टन, उसकी बात हो रही है कि वो फोकस किस पे करती है ज्यादा, सोशल पे, सोसाइटी पे, ठीक है, कि हर एक इंडिविजुअल अपने आप में इंडिविजुअल नहीं है बल्कि उसका ताल्लुक सोसाइटी से भी होता है। तो वो उसका बेसिक एम जो है वो मॉरल तो होता है लेकिन सोसाइटी पे ज्यादा वो सोशल वैल्यूज पर ज्यादा फोकस करती है। लेकिन इलियट क्या करती है, हुएवर क्वेश्चन एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशंस बिकॉज देयर बेस वाज रॉन्ग। वो कहती है कि वो जो एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशंस हैं, जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, लॉज बनाए गए हैं, उन पे वो क्वेश्चन उठाती है, सवाल करती है कि ये इनकी बेस गलत थी, अगर बेस ठीक होती, ठीक है, अगर एक इंसान मॉरली स्ट्रांग होता, उनकी बेस स्ट्रांग होती, तो इस तरह से वो उनकी जिंदगी में गलतियां कम होती और वो सफरिंग उस तरह से कम होती। वो अपने लाइफ डिसीजंस और अपने पैशंस को कंट्रोल करते और लाइफ डिसीजंस जो है सोच समझ के लेते। शी वांटेड टू रीमोल्ड। रीमोल्ड होता है रीशेप करना, किसी को नई शक्ल देना, रिफॉर्म करना द होल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी बाय रीशेपिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ द इंडिविजुअल्स। ऑस्टिन क्या कहती है कि हर इंसान जो है इंडिविजुअल नहीं है बल्कि उसके साथ सोसाइटी जुड़ी हुई है। लेकिन इलियट क्या कहती है कि हर इंसान सोसाइटी को तभी रीशेप कर सकता है जब आप वो अपने आप में, हर इंसान इंडिविजुअल बीइंग एन इंडिविजुअल अपने आप में वो कॉन्शियसनेस शो करता है और उसके थ्रू वो अपनी सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर दे सकता है, एक रीशेप वो कर सकता है। लेकिन उससे पहले उसको अपने आप को रीशेप करना होगा। तो ये थे उसके मॉरल विजन्स, ठीक है। इसके एंड पे जो है ना ये की पॉइंट्स है, आई थिंक ये पैराग्राफ के लिहाज से होते हैं लिखे हुए। शी वॉज द फर्स्ट टू यूज नॉवल फॉर द डिस्कशन ऑफ सीरियस इश्यूज ऑफ लाइफ। ये पहली थी जिसने लाइफ इश्यूज को डिस्कस करना शुरू किया। हर चैलेंज ऑफ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन बिलीव्स, शी बिलीव्स दैट मैन हिमसेल्फ मेक्स और अनमेक्स हिज डेस्टिनी। शी बिलीव्स दैट सफरिंग शेप और पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर। देखिए उसके जितने बिलीव्स थे ना, जो उसके अपने पर्सनल उसके कोट्स थे, वो ये सारे के सारे लिखे हुए। Eliot thinks that passions must be controlled and emphasizes upon renunciation and asceticism. आप में भी ये लिखा हुआ है asceticism, I think the word. Yes. Asceticism है ये। Role of religion in framing an individual's personality, ठीक है। Disharmony in personality is disastrous, जो हमने पढ़ा। ये सारे वही पॉइंट्स हैं, उनको हर एक पैराग्राफ के अंदर जो जो पॉइंट है ना, उसने इसको ये 9 पॉइंट्स के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। Eliot's कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, ये जो एंड पे हमने पढ़ा सेकंड लास्ट पैराग्राफ में उसने कहा कि Eliot's objective of writing novels is to reshape the human consciousness. तो हर पैराग्राफ को जब आप पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि हर पैराग्राफ के अंदर यही लाइंस लिखी हुई हैं।
एक एक पैराग्राफ को उसके अंदर जो जो मेन पॉइंट था ना उससे रिलेटेड वो उसने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है, कुछ समझ नहीं आया तो पूछें। मुझे यही थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी कि हम लोग मतलब नॉवेलिस्ट के बारे में बात करेंगे और या फिर हम लोग मतलब जो उसके करेक्टर्स हैं उसने करेक्टर्स कैसे पोर्ट्रे किए हैं उस हिसाब से बात करेंगे। तो मतलब हम लोग इस तरह लिखेंगे कि जो मतलब करेक्टर्स है, जैसे ऑर्थर था, एडम था और साथ हैटी थी, तो वो हैटी का वो अब लास्ट में ये क्लियर हो गया मुझे कि जो थे ना ऑर्थर, ये एडम था, उसने अपने आप को रिफॉर्म किया था। मतलब जब उसको लगा कि मैंने एक गलत डिसीजन लिया या मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसने अपने आप को रिफॉर्म किया। पर ऑर्थर जो था वो वैसे इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं था कि वो इस चीज को लेके चलता या समझता एक सिचुएशन को। और और हैटी उसने भी फिर मतलब वो जो उसने हैटी को सफर करते हुए देखा ना, उससे भी उसको बहुत ज्यादा उसने फील किया कि मतलब सफरिंग क्या है, जिंदगी के डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, इन चीजों को उसने फोकस किया फिर। मतलब हम लोग ये करेंगे जो एडम था उसमें डेवलपमेंट थी उसका, उसने अपने करेक्टर को डेवलप किया, उसने अपने आप को चेंज किया, लेकिन जो बाकी दो करेक्टर्स थे उन्होंने नहीं किया। और उन दोनों वो मतलब जो इलियट का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि उन्होंने नहीं किया, तो उनका जो एक लाइफ की एंडिंग थी या फिर वो उनकी एक जो लाइफ थी वो फुल ऑफ सफरिंग्स थी। और जो एडम था उसने अपने आप को चेंज किया तो वो एक अच्छी जिंदगी बाद में गुजारने, उसकी हैप्पी एंडिंग थी। और ऑर्थर और हैटी की मतलब सैड एंडिंग थी। ये मतलब लिख इस सकते तरह हैं, का लेकिन अब ना ये नहीं लिख सकते कि एडम ने अपने आप को चेंज कर लिया या डेवलप कर लिया अपने कैरेक्टर को और वो उन्होंने नहीं किया। हम ये जरूर कह सकते हैं एडम्स के बारे में, लेकिन उन दोनों के बारे में हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने ये जो है ना गलतियां की थी, वो अपने पैशंस को कंट्रोल ना करने की वजह से और अपने मॉरल विजन्स को जो है ना देखते हुए, अनकॉन्शियस रहते हुए उनसे उन्होंने अपने डिसीजंस लिए थे, तो उन्हें मौका ही नहीं मिला कि वो अपने आप को डेवलप करें या अपने आप को मॉरली जो है ना राइट पाथ पे लेके जाएं। ठीक है, उनको मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे उसने कहा ना कि ह्यूमन पैशंस जो है वो कंट्रोल होने चाहिए, तो यहाँ पे इनका रेफरेंस आएगा कि इन्होंने अपने पैशंस को कंट्रोल नहीं किया था और इन्होंने जो है ना डिसीजंस इस तरह से लिए जज्बातीपन में और अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करने की वजह से इनको ये ट्रेजेडी फेस करना पड़ी, क्योंकि इन्होंने किसी की नहीं सुनी। ठीक है, तो दोनों का कंपैरिजन अगर आप करेंगे ना, तो दोनों ही अपने आप में डिफरेंट थे। एडम को मौका मिला उसकी अपनी जिंदगी में, उसने वो वाले डिसीजंस, ऑल्दो उससे रिलेटेड एक डिसीजन लिया गलत, लेकिन अपनी जिंदगी में वो पर्सनली उस तरह से जज्बाती नहीं था जितने वो दोनों थे। तो इसलिए इसको चांस मिला, तो इसने वो चांस गवाया नहीं, उनको चांस ही नहीं मिला सिरे से, क्योंकि वो पैशनेट ही इतने ज्यादा थे अपने इमोशंस में, इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे और इतने अनकॉन्शियस थे, जिंदगी की रियलिटी को समझ ही नहीं रहे थे। तो ये चीजें आपने जो नेगेटिव पॉइंट्स है ना उनके, ये सारे बताने हैं जब आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो। मतलब अगर अगर एडम का और मतलब इन दोनों में से किसी का कंपैरिजन आता है तो हम लोग इस तरह लिखेंगे कि शुरू में दोनों एक जैसे ही थे। मतलब एडम भी समहाउ इस तरह की मतलब था ये कि ना उसका आप अगर मैं एक एक पॉइंट अभी भी आपको बता दूं ना, तो आपके माइंड में नहीं बैठेगा। ठीक है, इसका बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप सबसे पहले समरी अच्छे तरीके से पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट जब हम करेक्टर एनालिसिस का जो होगा ना लेक्चर, वो ऑब्वियसली मैं रिकॉर्डेड तो नहीं दूंगी ना आपको, वो लेक्चर में ही हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे। तो वो जब हम एनालिसिस करेंगे ना, तो फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। जब तक आप समरी नहीं पढ़ोगे ना, और ये जो आज का लेक्चर है इसको एक दफा पढ़ोगे नहीं गौर से, ठीक है, बैठ के, तब तक आप ये क्वेश्चंस आपके ना क्लियर नहीं होंगे। अगर मैं आपको एक्सप्लेन और कर भी मैम दूं ना तो क्लियर नहीं दूसरी होगा। बात यह है कि वो मसला पता है क्या है जो मुझे समझ आई है, वो हमसे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मांगते, हम्म, वो स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मांग रहे। वो बता रहे हैं कि आप राइटर का मॉरल विजन क्या था, फलाने का क्या था, वो एग्जैक्टली इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ रहे जो हैं। आपके उसमें पर्सनल आप ओपिनियंस है ना, वो बहुत ही वो उस नहीं पे मांग रहे। रेयर, हाँ उस पे रेयर क्वेश्चन, वो बहुत ही रेयर क्वेश्चंस होते हैं। वो तब आते हैं जब जो है ना ऐसी सिचुएशन पोइट्री होती में है ऐड जब एक्चुअली पोइट्री में ऐड कर कंफ्यूजन हो। सकते हैं हाँ। मैम, वो पोइट्री में ऐड कर सकते हैं हम। जैसे हम्म हमने वो पढ़ा है अमेरिकन लिटरेचर में, जो चीजें पढ़ी है ना, उसमें हम हम्म जब हम कर रहे होते हैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम्म उसमें हम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ये नॉवल की या ड्रामा की बात है ना,
ये बड़ा मुश्किल काम है, ये आपको एज इट इज रेफरेंसेस लिखने पड़े हैं। ये माहम भी बात जो कर रही है ये वही बात कर रही है कि हम उसको कैसे आपस में कंपेयर करेंगे, कैसे लिखेंगे हम। आपने ना जैसे मैंने आपको बताया था कि याद रखने वाली बातें होती हैं कि जब आप एनालिसिस करते हो ना कैरेक्टर्स का या कोई क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे होते हो, आपने नॉवल के अंदर, मैंने आपको बताया था ना कि नॉवल का जो है ना प्रिपेयर करने का तरीका अलग है। मतलब आप ड्रामा या पोइट्री को इससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, इसका तरीका अलग है प्रिपेयर करने का। इसमें यह है कि आपको पोइट्री और ड्रामा, पोइट्री का ये है आपको लाइंस दी गई हैं, आपने उन लाइंस को अच्छी तरह से पढ़ना है, मीनिंग क्या कहा गया आपने उसको समझना है, उसका कॉन्टेक्स्ट समझना है, इस तरह से उसको मतलब आपने प्रिपेयर करना है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि आपने एक एक चीज को खोज के निकालना है। वो आपकी पर्सनल, जो आपकी क्रिएटिविटी होगी ना, वो आपकी क्रिएटिविटी होगी जो आपका आप खुद से निकालोगे, वो आपका पर्सनल ओपिनियन होगा कि हाँ इसमें ये भी चीज निकलती है, हम इसको भी इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन डिस्कस आप फिर भी वो नॉवल, जो नॉवलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करोगे, ठीक है, जो एक्चुअली जिस थीम पे बेस्ड है नॉवल या जो राइटर के विजन्स हैं उनको फॉलो करते हुए आप डिस्कस करोगे। लेकिन निकालोगे खुद आपने, मतलब उसमें से एक एक पॉइंट निकालना है। जैसे थॉमस हार्डी का जो था उसमें पेसिमिज्म का था कि उसको कहा गया था कि ये पेसिमिस्ट है, लेकिन इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपके ओपिनियन पे। यानी कि आपको ओपिनियन पे ना जब क्वेश्चन आएगा ना तो वो इस तरह से आएगा जहां पे एक्चुअली कंफ्यूजन हो, आप या तो इधर जाओगे या फिर उधर जाओगे, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, अब किधर जाना है और कैसे जाना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो थॉमस हार्डी पे अगर आ जाता है ना क्वेश्चन कि ये पेसिमिस्ट था या नहीं था, आपके ख्याल में क्या है, तो फिर आप दोनों तरह से अगर डिस्कस कर सकते हो तो दोनों तरह से, एक तरह से करोगे, जिस भी तरह से करोगे आपके पास उसके पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, वो आपका पर्सनल ओपिनियन होगा, आप खुद से उसमें से पॉइंट्स निकाल के बताओगे कि ये पेसिमिस्ट था या नहीं था, जो भी है। तो अक्सर जो है ना ये जो मॉरल विजन का क्वेश्चन है या इसमें आपके पर्सनल ओपिनियंस काम आते हैं। पर्सनल ओपिनियन नहीं आता, बस आपकी जो पर्सनल क्रिएटिविटी है, जो आप नॉवल के अंदर से खोज के निकालते हो, वो काम आती है नॉवेल्स के अंदर। वो आपका एनालिसिस होता है। ठीक है, नॉवल का एनालिसिस, कैरेक्टर्स का एनालिसिस वो होता है आपके एक एक, जैसे आप कहते हैं ना कि कोई आपको इंसान बुरा लगता है ना तो आप उसकी एक एक हामी गिन के रख देते हो। ठीक है, कोई अगर अच्छा लगता है ना तो आप उसकी एक एक खूबी गिन के रख देते हो कि इसमें तो ये भी है, इसने तो मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ ऐसे किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से आपने नॉवल के अंदर करना होता है कि कोई भी क्वेश्चन है ना, चाहे वो कैरेक्टर्स का एनालिसिस आ जाता है या कंपैरिजन आ जाता है या फिर कोई वैसे जनरल क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर आपने उसकी एक एक चीज निकाल के दिखानी होती है, उसको डिस्कस करना होता है ईच एंड एवरी डिटेल के साथ विदाउट एनी रेपिटेशन। ठीक है, समझ आइए? Yes, ma'am. अभी Yes, क्लियर हुआ ma'am. रुबाब? पता चला कि नॉवल को आपने किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से आपने इसको देख। यस मैम। ठीक है, वो ड्रामा और पोइट्री का ना अलग है। ड्रामा के अंदर आपको क्लियरली थोड़ी सी चीजें पता चल जाती हैं, आपने उसको बस टेक्स्ट पढ़ना होता है, टेक्स्ट आपके सामने सामने होता है सारा। इसमें ये होता है कि आपके पास ना तो टाइम होता है पूरा नॉवल पढ़ने का, सेकेंडली जब आपको जो है ना, जब आप पढ़ते हैं फिर आपने खुद से इसमें से चीजें निकालनी होती है खोज के। लेकिन मैम अगर आपके पास नावल पढ़ने का टाइम नहीं है फिर बंदा क्या करे? वो यही है ना, समरी आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं ना। ठीक है, समरी में आपको जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि चैप्टर वाइज समरी में आपको सेंड करूंगी ना वो पीडीएफ फाइल में, तो वो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या हुआ एक्चुअली, जो पॉइंट्स मैंने मिस किए समरी में या फिर जो आप यूजुअली समरी पढ़ते हैं मिस कर देते हो, वो आपको क्लियर हो जाएंगे। जब आप समरी अच्छी तरह से पढ़ लोगे ना फिर आपको एनालिसिस करना आ जाएगा। जैसे अभी मैंने भी ये नॉवल पहले नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन अभी जैसे मैं आपको एनालिसिस करवा रही हूँ ना तो मैं एडम की एक एक चीज निकाल के आपको दिखा रही हूँ कि ये यहाँ पे उन दोनों से डिफरेंट था, इसकी मॉरल विजन कैसे इसने अपने आप को डेवलप किया, उनके पास चांस ही नहीं था। तो आप एक एक चीज आपने खुद उसको, जितना भी आपके पास नॉलेज है ना, आपने उस बेस पे उसको एनालिसिस करना है उसका, वहीं से खोज निकालो, कोई ना कोई बात निकालो। ये तब होगा जब आप स्टडी को टाइम दोगे, थोड़ा सा आप जो है ना उस पर फोकस करोगे तो। ओके मैम। Okay. ठीक है, समझ आ गई है? 41 मिनट्स हो गए हैं, टाइम अप हो गया आप लोगों का। ठीक है मैम।
ओके मैम, ठीक है। चले जी, सब जाएं और इंशाल्लाह कल की मुझे टाइमिंग आपने सेंड करनी है ग्रुप में, ठीक है। और ठीक है, अपना जो है नमाज वगैरह पढ़ें, कुरान पढ़ें, और मुझे भी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मैं भी आप सबको याद रखूंगी। इंशाल्लाह मैम। इंशाल्लाह ठीक है मैम। जी, इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज। कोई अल्लाह अल्लाह क्वेश्चन हो तो हाफिज। आपने पूछना है लाजमी, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई लिंक चाहिए या कोई लेक्चर आपको ना समझ आया और आप उसको अटेंड करना चाह रही हैं, दोबारा से समझना चाह रही हैं, तो मैं उसको उसके लिंक्स आपको भेज दूंगी, ठीक है। टॉपिक मुझे बता देना है आपने। ओके मैम। ओके जी, अल्लाह हाफिज। टेक केयर। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये मिस नाजिया को सेंड कर देंगे ना, तो ना मांग रही है यार। एक पिक्चर देख लो। अस्सलाम वालेकुम मिस नाजिया, उस टाइम मैंने भी गौर नहीं था किया, एज इट इज ये लिखा हुआ था और मैंने इसी को चेंज करके लिख दिया था, लेकिन बाद में जब वो बच्चों ने ओके, मैं कर लेती हूँ। ओके, रुबाब, आपका क्वेश्चन ये था कि जो है आपने ये देखा है कि जितने भी आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ते हैं वो आपको पॉइंट्स याद करने पड़ते हैं, खुद से नहीं लिख पाते हैं आप। मैम, यही क्योंकि था। अगर आप अपना रेफरेंस देते भी हो ना अपनी, आप इंग्लिश लिखते भी हो, जैसे है कि हम्म। मैं लिख सकती हूँ, मैं पॉइंट कोई भी हो मैं किसी भी टॉपिक पे लिख सकती हूँ, हाँ। लेकिन जो इधर बुक्स में है या नोट से आप चीजें देखते हो वो ज्यादा वैलिड है। अब जाहिर बात है इंग्लिश उस लेवल की तो नहीं है, मास्टर्स लेवल की तो नहीं है, आप ज्यादा से हाँ। ज्यादा क्या हम लिखते हैं, आप हम्म। समराइज चीजों को करते हैं। मुझे आदत हम्म। पड़ी हुई है चीजों को समराइज करने की, क्योंकि हम्म। जैसे हम स्कूल में भी पढ़ाते हैं, हम बच्चों को समरी लिखनी सिखाते हैं, तो हम्म। उसमें क्या होता है कि आप पूरा पॉइंट आप पढ़ते हो जो भी है उसको फिर अपने वर्ड्स में समराइज करते हो। तो अब एग्जैक्टली। जब अब मैं समराइज करने बैठी हूँ ना चीजों को, तो हम्म। वो मेरी बड़ी सिंपल सी इंग्लिश आ रही है ना, तो हम्म। उसमें तो फिर मैंने यही देखा कि आप मेन एज इट चीज जो है वर्ड्स उठाने पड़ेंगे, लाइंस उठानी पड़ेंगी, तब जाके आप अच्छी इंग्लिश लिख सकते हो, हम्म। अदरवाइज यू आर अनएबल टू डू इट। अच्छा, इसका एक सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि ना आप कोई भी नोट्स प्रिपेयर करने बैठते हो ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन आप प्रिपेयर करने बैठते हो, ठीक है। जो राइटर के पॉइंट्स है ना उसको अंडरलाइन कर लिया करें कि ये राइटर के हैं, ये तो स्किप करने वाले हैं ही नहीं है, ठीक है। टोटली उसकी है। बाकी जो रेफरेंसेस होते हैं ना या बाकी मतलब जो उनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, आप उसको हाईलाइट कर दें, ठीक है। फिर आपके पास और इसके अलावा ऑब्वियसली आपने रेलिवेंट जो राइटर का अगर डिस्कस कर रहे हैं, अगर मॉरल विजन पे यही वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने बताना है कि इलियट के मॉरल विजन्स क्या थे, ठीक है। लेकिन जो उसका रेफरेंस होगा वो आप अपनी वर्डिंग में डिस्कस करेंगे, आपने खुद उसको ढूंढ के नॉवल के अंदर से निकालना है कि किस किस जगह पे सफरिंग्स थी, किस किस जगह पे कौन सा कैरेक्टर अपने आप में वीक था, मॉरल वैल्यूज की किस में लैक, कौन कहाँ पे लैक कर रहा था। ये जितने भी पॉइंट्स आपने डिस्कस किए हैं जॉर्ज इलियट के लिहाज से, उसने जो कहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको जितने भी रेफरेंसेस आपने खुद निकालने हैं। तो आपके पास जो खुद लिख सकते हो ना वो ये है कि आप नॉवल के अंदर से रेफरेंस ढूंढ के निकालो। अदरवाइज जो आप कह रहे हो ना कि बाउंड होके थोड़ा सा आपको याद करना पड़ता है, तो वो ऑब्वियसली आपके राइटर के कुछ जो ये होते हैं उनके अपने जो प्रीफेसेस उन्होंने दिए होते हैं या खुद उन्होंने जो अपने विजन्स दिए होते हैं, उनको जरूर आपने याद करना ही पड़ता है आपको। क्योंकि मैम अदर ये देखे ना, इन्होंने आंसर्स बड़े अच्छे लिखे हुए हैं, अगर आप हाँ जी। कंपेयर करते हो ना, ये हाँ जो जी। करंट नोट्स हैं इनमें आंसर बड़े अच्छे लगे, अगर आप इसको भी रेडी कर लें तो आपका आंसर बन जाता है। एग्जैक्टली ऐसे मैंने ही है। मैंने अब बिल्कुल। सारा मैंने वो गो थ्रू किया है ना, मैंने कुछ वेबसाइट्स भी देखी हैं, तो हम्म। वेबसाइट से भी उठा के इन्होंने ये चीजें वही लिखी हुई हैं। हाँ जी। बस ऐसे ही है। माइनस वो फिर अपने आप को कंफ्यूज करने वाली बात है कि आप वेबसाइट भी सर्च करो, आप इधर इससे एग्जैक्टली। लाख दर्जे बेहतर है कि आप टाइम वेस्ट करंट है। नोट्स, बिल्कुल आप वो कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ से लाइन कौन सी उठानी है, यहाँ से कौन सी उठानी है। हाँ जी। फिर मुझे तो ठीक लगा कि आप करंट नोट्स जो है ना वो कंसल्ट करो तो वो ठीक है।
हाँ जी, और करंट नोट्स के अंदर भी जैसे बायोग्राफी का हमने क्वेश्चन किया अभी रिसेंटली, पीछे जो हमने पढ़ा है अभी, तो उसमें जो है जो स्किप करने वाला था वो मैंने आपको स्किप करवा दिया। यानी कि मेरी ये कोशिश होती है कि चाहे करंट नोट्स भी, अब बेशक बुक है ना, तो मैं उसमें भी रिलाई नहीं करूंगी कि बुक के अंदर दिया हुआ है तो वो सारा का सारा ठीक ही होगा। मैं उसको पहले खुद रीड आउट करती हूँ, उसमें जो इररिलेवेंट होता है मैं उसको स्किप करवा देती हूँ। अब अगर इसमें होता ना तो मैंने आपको डेफिनेटली करवा देना था, लेकिन इसमें कुछ भी स्किपेबल नहीं है, जो था वो वो मैंने आपको करवा दिया। तो ये सारा करने एग्जैक्टली, वाला है, ठीक है। और अगर आप वो ये है ना, टू द ये पॉइंट सारी कर चीजें लेते बुक हो ना। के अंदर, हम्म। एग्जैक्टली मैम, ये बुक के अंदर सारी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं, मैंने देखा है कि बुक जो ठीक है जितनी हुई है ना, बिल्कुल बिल्कुल। और ये अगर आप अच्छा प्रिपेयर कर लिखा लेते हो ना, एज इट इज प्रिपेयर कर लेते हो, रट्टा ही बेशक मार लेते हो, ठीक है, तो आप समझो कि आपने मतलब अच्छा प्रिपेयर किया है। इस पे बिलीव रखो कि आपने जो पढ़ा है वो अच्छा पढ़ा है, ठीक है। बिल्कुल डाउट में रहोगे ना कि जो नेट है या गूगल पे तो ये दिया हुआ है, फलां जगह पे तो ये दिया हुआ है, तो मैंने तो, बिल्कुल हमें तो ये ऐसे ही है। करवाया गया, हमें तो ये करवाया गया, हमने तो ये पढ़ा था। तो ये कंफ्यूजन आपको, अगर डाउट में रहोगे ना, तो फिर प्रिपेयर नहीं कर सकोगे, फिर सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं होगी आपको। एग्जैक्टली ऐसे ही है। बुक मैंने सारी चीजों सर्च किया ना, तो मुझे फिर बुक्स पे मैंने रिलाई किया कि नहीं, ये जो बुक्स है ना ये ठीक है। हाँ। और जो जो है ना करंट नोट्स, तो अभी हमें बुक्स मिली है ना, पहले नहीं थी मिल रही, जो स्टार्ट में हमने नॉवेल्स पढ़े ना एक दो, एटलीस्ट मुझे नहीं थी, मेरे पास नहीं थी। अभी मैंने किसी से लिया तो तब जेन ऑस्टन के, और जो उसके बाद जो राइटर पढ़ा हमने, इनके नॉवेल्स, इनका डाटा जो है वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था किसी भी बुक में। तो करंट नोट्स की तो तब मिली नहीं थी, तो मेरे पास जो नोट्स आए थे वो मैं रेलिवेंट नोट्स आप लोगों को दिए हैं, जो भी आप पढ़ रहे होगे, मे बी पिछले नोट्स जो सेंड किए थे मैंने ग्रुप में, तो उसमें यस सारा मैम। रेलिवेंट डाटा दिया हुआ है मैंने। यस मैम। ठीक है ना, तो खैर यही बात है कि आप जो है ना वो रेलिवेंट और इरेलीवेंट आपने खुद देखना है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, ये डाउट नहीं रखना कि हम तो ये प्रिपेयर कर रहे हैं, या वहां पे तो कुछ छोड़ दिया हुआ है, ये वो बस आपने जो पढ़ा है उसको, जो टीचर्स आपको बता रहे हैं आप उनके बस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाएं, वो बिलीव रखें अपने आप पे कि हमने जो पढ़ा है वो ठीक है। एनीवेज, कंटिन्यू करते हैं। इलियट बिलीव्स दैट इंड्योरेंस एंड रीरेंसिएशन आर, एक सेकेंड, हमने यहाँ पे लेफ्ट किया था, यहाँ से आई थिंक ऊपर वाले पैराग्राफ से। मैं इन हर ऊपर वाले स्टोरीज से स्टार्ट पैराग्राफ करना है। आपको Yes, करवा in दिया her था आप। stories, हाँ। Eliot extensively lays stress on the absoluteness of duty. वो इस बात पे स्ट्रेस होता है किसी चीज पे जोर देना, ठीक है। तो वो कहती है कि हर इंसान की जो अपनी जिंदगी में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और जो उनके फराइज बनते हैं, उन पे वो जोर देती है कि वो एब्सोल्यूटनेस उनकी वो शो किया उसने अपनी स्टोरीज के अंदर, कि हर इंसान की अपने ऊपर और दूसरे अपने से जुड़े लोगों पे उसकी कोई ना कोई ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि वो he or she is supposed to fulfill those duties or responsibilities. To her, one should never compromise on duty at any cost. किसी कोई भी इंसान जो है उस ड्यूटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं उसको करना चाहिए. Hattie does not care for her duty towards her uncle, aunt and Adam. अब अंकल आंट की तरफ तो ये है कि मतलब उसने अगेंस्ट जाके और छुप छुपा के जो भी किया वो किया, लेकिन एडम्स की तरफ कैसे उसकी ड्यूटी बनती है, कौन सी ड्यूटी बनती है जिसको यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है आपके ख्याल में सब? क्या लगता है कि यहाँ पे एडम का नाम क्यों आया है? उसकी क्या ड्यूटी थी टुवर्ड्स, सॉरी हैटी की क्या ड्यूटी थी टुवर्ड्स एडम? एडम के साथ उसका मैम हम्म वो एडम उससे शादी को तो करना बता देना चाहता था चाहिए, ना। हम्म तो उसे तो बता देना चाहिए, तो तो हैटी उसको को बता क्लियरली देना मना चाहिए कर था दी। उसको। हाँ। मतलब क्योंकि जैसे ही उनकी जो मंगनी हो रही थी, जब मंगनी हो रही थी तो वो उसे छोड़ के फिर उसको तलाश करने चली गई थी ना, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रही थी उस टाइम। नहीं, वो तो जो है ना उसने नहीं छोड़ा था, बल्कि जो है जब पता चला था इस बारे में तो लाइक अगर वो ना भी छोड़ती ना फिर भी सबको पता तो चल जाना था, ठीक है। तो लाइक नहीं, ये पॉइंट नहीं वैसे बनता,
मेरे ख्याल में जो यहाँ पे उसका रेफरेंस आ रहा है ना, कि उसने जो है इस बात की परवाह नहीं की कि जब एडम ने स्टार्ट में उसको प्रपोज किया, उसने कहा कि मतलब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो उसने उसे इसलिए शादी नहीं की है कि ये एक कारपेंटर है, मामूली सा जो है वो इसका काम है, ये लोग लोअर स्टेटस से बिलोंग करता है, तो एज कम्पेयर टू ऑथर उसका कोई स्टेटस नहीं है, तो ऑथर जो है वो इससे ज्यादा जो है वो वेल ऑफ भी है, और उसके पास प्रॉपर जॉब है, आर्मी में है, एक पर्सनालिटी है उसके अपने, तो उसकी ड्यूटी ये बनती थी कि वो एटम के प्रपोजल को जो है ना वो उस पर सोचती, उसको कंसिडर करती, उस पर सोचती और उसको अहमियत देती। ठीक है, उसकी ड्यूटी ये थी। मतलब आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है ना कि जब आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, तो आपने मॉरली करेक्ट क्या है आपके लिए, आपने वो देखना होता है। क्या बता, वो बंदा जो अमीर है वो मॉरली कैसा है, जो गरीब है, जो जिसको वो रिजेक्ट करी है वो मॉरली कैसा है, इसको मॉरल विजन्स उनके देखने चाहिए थे। तो उसकी ड्यूटी ये थी कि वो एडम को एक अच्छे इंसान की हैसियत से देखती, ना कि उसका स्टेटस उस पे जो है ना वो कंपेयर करती दोनों का। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और उसी वजह से जो है वो उल्टी तरफ गई, और उस वहां पे जो है ना उसको वो सफर करना पड़ा बहुत ज्यादा। एंड इन हर वैनिटी शी गोज फार अवे। वैनिटी, वैनिटी मतलब उसका जो प्राउड था, ठीक है। गरूर, हाँ, गरूर, गरूर, गरूर ठीक है। मैम। हाँ जी। तो अपने गुरूर में, अपने जो प्राइड है उसके उसमें रह के वो जिस हद तक गई है, उस पे उसको सफर करना पड़ा, ट्रेजेडीज को फेस करनी पड़ी। फॉर हर फ्रेशली डिजायर्स शी निग्लेक्ट्स ऑल मॉरल वैल्यूज। अपने जो उसकी डिजायर्स थी, फ्रेशली डिजायर्स यानी कि जो उसके पैशंस थे, बीइंग अ यंग गर्ल, ठीक है, उस पैशंस के आगे जो मॉरल वैल्यूज थे उसने उसको निग्लेक्ट कर दिया, पीछे छोड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया। एंड इवन forsakes हर ओन चाइल्ड, कि अपने ही बच्चे का जो है उसने वो उसको कत्ल करने की कोशिश की। दैट्स व्हाई शी सफर्स एट द एंड। मैम फॉरसेक का मतलब हम ऐसे लेंगे कि कैसे? मुझे फॉरसेक का की वजह मतलब समझ। की वजह से, उसकी ख्वाहिश यानी उसकी वजह से, उसकी खातिर। ठीक। एंड इवन forsakes हर ओन चाइल्ड, कि उसने जो है ना अपने पैशंस के आगे आके, डिजायर्स के आगे आके, ठीक है, अपने पैशंस की खातिर अपने बच्चे की भी परवाह नहीं की। ठीक है, इस ठीक है। सेंस में है इसका मतलब। Eliot believes that endurance and renunciation are necessary for happy and successful life. Renunciation यानी कि रिजेक्शन। रिजेक्शन, एंड endurance क्या होता है? बर्दाश्त बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना किसी चीज को। ये दोनों, वो उसका ये कहना है कि आप ये देखिए, ये थर्ड पॉइंट है, आई थिंक फोर्थ पॉइंट है जो उसने कहा है कि उसका क्या बिलीव है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप राइटर का याद करने वाला आप जो है ना उसका होता है। बिलीव्स दैट एंड्योरेंस एंड रिनंसिएशन आर नेसेसरी फॉर हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। ये दोनों चीजें, कि आपका आपकी जिंदगी में अगर रिजेक्शन होती है, या आप किसी को इस तरह से फील जो आप करते हो ना कि अपनी कह लें कि टेंशन बना लेते हो, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो इस बात को सोच के, रिजेक्शन को लेके, तो वो कहती है कि ये जिंदगी में होनी चाहिए, और एंड्योरेंस भी होनी चाहिए अगर आपको एक सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ गुजारनी है तो। Eliot wants us to think for our fellow human beings, pity them and have sympathy for them। ठीक है, वो चाहती है कि हम अपने आसपास अपने से जुड़े लोगों को, या अपने साथ रहने वाले जितने भी इंसान हैं उनके बारे में सोचें, उनसे सिंपैथी फील करें। ठीक है, एडम बेड इज नॉट अ रिलीजियस नॉवल, बट इट इज हाईली कंसर्न्ड अबाउट अ मोरालिटी दैट शुड फंक्शन अमंग ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ये आप को कभी भी क्वेश्चन आ जाए कंफ्यूज करने के लिए ना, स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये रिलीजियस नॉवल है या कौन सा है, आपका क्या ओपिनियन है। ठीक है, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसमें आप क्लियरली कह सकते हैं कि ये जो है एक रिलीजियस नॉवल नहीं है, ऑल दो इसमें रिलीजन का रेफरेंस है, उसकी अपनी रियल लाइफ से है, लेकिन इस पे रिलीजन पे वो फोकस नहीं है, इसमें मोरालिटी पे, मॉरल विजन्स पे ज्यादा फोकस है। बट इट इज हाईली कंसर्न अबाउट अ मोरालिटी that should function among all human beings. Adam remains unsatisfied when he is rash and intolerant of his fellows' weaknesses, but becomes calm and peaceful when he regenerates through his sufferings and learns to endure others. Rash means he is rash. रैश का मतलब रैश क्या होता है? मतलब जो जल्दबाज होता है। वो रश होता है, रश कह सकते हैं उसको, इस सेंस में कह रही हैं आप। लेकिन यहाँ पे रैश का मतलब ये है अनवाइज, जो होता है ना, जो अपनी भी अक्ली की वजह से गलत डिसीजन लेते हैं, इसने जैसे लिया इस तरह से।
ठीक है। तो अपनी रैश, इसमें जो रैश और इंटॉलरेंट वाली जो इसकी क्वालिटीज थी, इसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली इन जो ये एक स्पिरिचुअली जो है ना वो अनसेटिस्फाइड था अपनी जिंदगी में, ठीक है। ऑफ हिज फेलोज वीकनेसेस बट बिकम्स काम एंड पीसफुल, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है अपने आप को रीजनरेट करता है, जैसे जैसे उसको सफरिंग्स फील फेस करना पड़ती हैं, फिर वो लर्न करता है और फिर उसकी पर्सनालिटी बहुत ही काम और पीसफुल हो जाती है। यानी कि उसने लर्न किया, सफर किया तो लर्न कर लिया, ना कि इस शीशे की तरह अपनी बात पे अड़ा रहा, ठीक है। तो उसने लर्न किया अपनी सफरिंग से और फिर अपने आप को मेच्योरिटी की तरफ ले गया, तो उसकी वजह से उसकी हैप्पी एंडिंग हुई है, ठीक है। Dina is also an embodiment of endurance and patience, sorry. Eliot is called an agnostic, but in Adam Bate, she emulates religion to be a comforter of humanity. Through the character of Dina Morris, she shows that the prime object of all the religions is to develop the personalities of the individuals on the right lines. उसका ये मानना है कि हर रिलीजन के अंदर ये सबसे पहला जो मोटिव है वो ये होना चाहिए कि उसके अंदर राइट लाइन को कैसे फॉलो करते हुए अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं हर एक इंडिविजुअल, ठीक है, ठीक है। तो वो कहती है कि हर रिलीजन में ऐसा होना चाहिए। इस चीज को उसने ऑब्जेक्ट किया है क्रिश्चियनिटी पे, यानी कि ऑब्जेक्शन किस चीज पे लगाई उसने कि इसमें पर्सनालिटी से रिलेटेड इंसान के लिए कुछ नहीं मिला उसको। वो जो भी था वो रिलीजन के अंदर खुद से बनाई गई पाबंदियां, खुद से लगाए गए जो रूल्स बनाए गए थे, पॉलिसीज बनाई गई थी, वो थे। लेकिन इंसान की जिंदगी में जब उसके सफर करना पड़ता है, उसकी पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ भी उसके लिए वो गाइडलाइन नहीं थी। तो वो कहती है कि ये मजहब में होना चाहिए, हर एक मजहब में। सो रिलीजन टू हर इज फॉर द हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी। उसके नजदीक रिलीजन वो नहीं कि आप किताबें पढ़ें या अपने आप को गुनाहों से बचाएं या ये वो ये इस तरह के रूल्स रख दिए जाएं और बस ये रिलीजन है। वो कहती है कि रिलीजन के अंदर एक्चुअली जो है वो इंसान की पर्सनालिटी को डेवलप करता है, तो ये वो एक्चुअल रिलीजन होता है। हेटियो वाज अ गर्ल फुल ऑफ vanity and impulsiveness, whereas Adam was a self-righteous man. But it was the healing effect of religion which relieved them of their flaws and they grew into mature and sensible human beings. तो हटी के तो है उस पे ये रेफरेंस जो है वो ऑब्वियसली वैनिटी और इम्पल्सिवनेस का तो उस पे सुटेबल है, लेकिन एडम वाज अ सेल्फ राइटियस जो अपने आप में अपने आप को ठीक समझता था, तो उसके लिए रिलीजन एक बहुत बड़ा रिलीफ साबित हुआ। जो उसकी अट्रैक्शन हुई टीना मोरिस की तरफ, उसके बाद उसने जो है मैच्योर होना शुरू किया, सेंसिबल होना शुरू किया। इलियट believes that disharmony in personality is disastrous and it is externalized through moral conflicts of her characters. उसका ये कहना है कि डिसहार्मनी क्या होती है? जो मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं होती किसी चीज में। हाँ जी, बदनज़मी या कोई तरीकाकार नहीं होता, कोई प्रॉपर वे नहीं होता जो आप फॉलो करते हैं अपनी जिंदगी में। डिसहार्मनी इन पर्सनालिटी इज डिजास्टरस, वो तबाह कर देती है अपनी पर्सनालिटी को, ठीक है। एंड इट इज एक्सटर्नलाइज्ड थ्रू मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ हर कैरेक्टर्स। एक्सटर्नलाइज्ड यानी कि जो यहाँ पे ना एक्सटर्नलाइज्ड को करेक्ट कर लें, यहाँ पे एस की जगह जेड आएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नलाइज यानी कि उसको बाहर से हर इंसान को जो है ना उसके उस इनर जो उसके कॉन्फ्लिक्ट से इंसान की इनर जो मेंटेलिटी है उसको उसने उसके आउटर या एक्सटर्नल मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ जोड़ के इसको जो है ना एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से डिसहार्मनी जो है पर्सनालिटी को डिजास्टर्स की तरफ लेके जा सकती है। कोई रीड आउट करेगा? मेरा तो अब गला खत्म हो। यस मैम, मैं पढ़ती हूँ। Yes, okay. The characters are in a position to do right, but they are tempted to do wrong. For example, Arthur tries to go away from Hattie, but it is his temptation which leads him to the worst wrong, to which there was no remedy, and the suffering were inevitable. Yes, It, inevitable का मतलब क्या होगा? एक सेकंड ठहरे। अटल। अटर या अनअवॉइडेबल जिसको कहते हैं, ठीक है। यानी कि उसकी जो सफरिंग थी जिस वजह से भी हुई वो हमने ऑलरेडी देख लिया पीछे, जो होके रहेगी। यस, और जो करेक्टर्स थे वो अपनी अपनी पोजीशन में उन्होंने अपने आप लिहाज से ठीक करने की कोशिश की, लेकिन
एक्चुअली वो गलत कर रहे थे, ठीक है, और यही उसको उनकी तबाही की तरफ लेके गया। तो ये चीजें वही हैं, बातें वही, पॉइंट्स वही डिस्कस किए गए हैं, लेकिन एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किए हैं। यस, आगे कंटिन्यू करें। Elite believes in justice in life. She is sure that one cannot escape from the consequences of one's own actions. Even the smallest sin will be punished, and if not immediately. Thus, Hattie and यानी कि Arthur are वो ये punished कहती है with कि इंसान जितने भी जो है ना, इंसान की जिंदगी में इंसाफ, वो बिलीव करती है कि जस्टिस होता है, हर इंसान की जिंदगी में जस्टिस होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि इसने मुझे हम हमें कोई धोखा देता है ना, तो वो धोखा देके कहीं खुश नहीं रह सकता, वो कहाँ जाना है उसने, ठीक है। तो उसने उसके साथ भी इंसाफ होना है, तो हमारे साथ भी इंसाफ होना है। तो वो क्या कहती है, शी इज श्योर दैट वन कैन नॉट escape फ्रॉम द consequences। हर कोई इंसान है, अपने एक्शंस कोई भी परफॉर्म करता है, वो उससे भाग नहीं सकता। उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है उसको फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये इंसाफ, जिंदगी में जो है ना, दुनिया जो है ना, इंसाफ पे बेस्ड है। और इसमें हर जो कोई गुनाह करता है या गलत करता है, उसको उसकी सजा भुगतनी पड़ती है, जल्दी नहीं, लेकिन बेशक देर से, लेकिन उसको भुगतनी पड़ती है। यस, दस हैटी। thus Hattie and Arthur are punished because of their ट्रांसग्रेशन। transgression from the right path, while Adam and Dina are rewarded with blissful ब्लिसफुल life. लाइफ। ट्रांसग्रेशन कहते हैं जो कोई क्राइम कमिट करते हैं आप, या सिन कमिट करते हैं, ठीक है, ट्रांसग्रेशन उसको कहते हैं। और ब्लिसफुल लाइफ यानी कि एक ब्लेस्ड लाइफ, एक जॉयफुल लाइफ, ठीक है, जॉयफुल लाइफ होगा इसका मीनिंग। तो उसको जो है, उनको अपने किए के, दोनों को अपने अपने किए का जो रिजल्ट था वो मिला। इन कंक्लूजन, In conclusion, we can say that Eliot was not only a novelist but also a teacher and philosopher. She made novel an arena for the discussion of serious issues of life, and the later novelist towed the line. However, Eliot's conception of teaching is quite different from that of Fielding. By teaching, she implies to reshape human कॉन्शियसनेस। consciousness, and with it, the structure of society at large. Austin preached the conformity, yeah, to social taboos. Elite, however, questioned established conventions because their base was wrong. She wanted to remold the whole structure of society by reshaping the consciousness of the individuals. इंडिविजुअल्स। तो एज कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं कि इलियट जो है वो सिर्फ एक नॉवलिस्ट नहीं थी, बल्कि एक टीचर ऑफ फिलोसफी की हैसियत से भी हमें नजर आती है, क्योंकि उसने अपने नॉवेल्स के अंदर ये जो वर्ड लिखा है ना, शी मेड नॉवल एंड एरेना फॉर द डिस्कशन। एरेना कहते हैं कोई ग्राउंड या कोई कोर्ट होता है, जिसके अंदर या जिसके ऊपर जो है ना, आप बहुत सारे एक्टर्स परफॉर्म लड़ते करते हैं, हो। या हाँ जी, आपस में उनकी डिस्कशन मैं होती पबजी है। में अरीना ही खेलती हूँ। अच्छा। तो वो कह रहे हैं कि एक ऐसा अरेना, यानी कि एक ऐसा ग्राउंड प्रोवाइड करती है जिसके अंदर जिंदगी के डिफरेंट इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। एंड द लेटर नॉवेलिस्ट टोड द लाइन। However, Eliot's conception of teaching is quite different from the Fielding. उसका फील्डिंग से जो है, यानी कि एक फिलोसोफर है, लेकिन उसका अपना एक तरीका है लिखने का। फील्डिंग का अपना है, इसका अपना है, ठीक है। बाय टीचिंग शी इम्प्लाइज टू रीशेप ह्यूमन कॉन्शियसनेस। वो अपनी टीचिंग से ये दिखाना चाहती है कि हर इंसान जो है अपनी कॉन्शियसनेस के थ्रू अपनी जिंदगी को या अपनी जिंदगी के डिसीजंस को, अपने हालात को रीशेप कर सकता है, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एट लार्ज। ऑस्टन प्रीच द कंफर्मिटी टू सोशल टैबूज। जो ऑस्टन है, जेन ऑस्टन, उसकी बात हो रही है कि वो फोकस किस पे करती है ज्यादा, सोशल पे, सोसाइटी पे, ठीक है, कि हर एक इंडिविजुअल अपने आप में इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक सोसाइटी से भी होता है। तो वो उसका बेसिक एम जो है वो मॉरल तो होता है, लेकिन सोसाइटी पे ज्यादा, वो सोशल वैल्यूज पे ज्यादा फोकस करती है। लेकिन इडियट क्या करती है, हुएवर क्वेश्चन एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशंस बिकॉज देयर बेस वाज रॉन्ग। वो कहती है कि वो जो एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशंस हैं, जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, लॉज बनाए गए हैं, उन पे वो क्वेश्चन उठाती है, सवाल करती है कि ये इनकी बेस गलत थी, अगर बेस ठीक होती, ठीक है,
अगर एक इंसान मॉरली स्ट्रांग होता, उनकी बेस स्ट्रांग होती, तो इस तरह से वो उनकी जिंदगी में गलतियां कम होती और वो सफरिंग उस तरह से कम होती। वो अपने लाइफ डिसीजंस और अपने पैशंस को कंट्रोल करते और लाइफ डिसीजंस जो है सोच समझ के लेते। शी वांटेड टू रीमोल्ड, रीमोल्ड होता है रीशेप करना, किसी को नई शक्ल देना, रिफॉर्म करना, द होल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी बाय रीशेपिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ द इंडिविजुअल्स। ऑस्टिन क्या कहती है कि हर इंसान जो है इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि उसके साथ सोसाइटी जुड़ी हुई है। लेकिन इलियट क्या कहती है कि हर इंसान सोसाइटी को तभी रीशेप कर सकता है जब आप वो अपने आप में, हर इंसान इंडिविजुअल, बीइंग एन इंडिविजुअल, अपने आप में वो कॉन्शियसनेस शो करता है और उसके थ्रू वो अपनी सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर दे सकता है, एक रीशेप वो कर सकता है। लेकिन उससे पहले उसको अपने आप को रीशेप करना होगा। तो ये थे उसके मॉरल विजन्स। ठीक है, इसके एंड पे जो है ना, ये की पॉइंट्स है, आई थिंक ये पैराग्राफ के लिहाज से होते हैं लिखे हुए। शी वॉज द फर्स्ट टू यूज नॉवल फॉर द डिस्कशन ऑफ सीरियस इश्यूज ऑफ लाइफ। ये पहली थी जिसने लाइफ इश्यूज को डिस्कस करना शुरू किया। हर चैलेंज ऑफ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन बिलीव्स, शी बिलीव्स दैट मैन हिमसेल्फ मेक्स और अनमेक्स हिज डेस्टिनी। शी बिलीव्स दैट सफरिंग शेप और पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर। देखिए उसके जितने बिलीव्स थे ना, जो उसके अपने पर्सनल उसके कोट्स थे, वो ये सारे के सारे लिखे हुए। Eliot thinks that passions must be controlled and emphasizes upon renunciation and asceticism. आप में भी ये लिखा हुआ है asceticism, I think the word Yes. asceticism है ये। रोल ऑफ रिलीजन इन फ्रेमिंग एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी। ठीक है, डिसहार्मनी इन पर्सनालिटी इज डिजास्टर्स, जो हमने पढ़ा। ये सारे वही पॉइंट्स हैं, उनको हर एक पैराग्राफ के अंदर जो जो पॉइंट है ना, उसने इसको ये 9 पॉइंट्स के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, इलियट्स कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, ये जो एंड पे हमने पढ़ा सेकंड लास्ट पैराग्राफ में। लास्ट पैराग्राफ में उसने कहा कि इलियट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग नॉवेल्स इज टू रीशेप द ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो हर पैराग्राफ को जब आप पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि हर पैराग्राफ के अंदर यही लाइंस लिखी हुई हैं। एक एक पैराग्राफ को उसके अंदर जो जो मेन पॉइंट था ना उससे रिलेटेड, वो उसने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है, कुछ समझ नहीं आया तो पूछें। मुझे यही थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी कि हम लोग मतलब नॉवेलिस्ट के बारे में बात करेंगे और या फिर हम लोग मतलब जो उसके करेक्टर्स हैं, उसने करेक्टर्स कैसे पोर्ट्रे किए हैं उस हिसाब से बात करेंगे। तो मतलब हम लोग इस तरह लिखेंगे कि जो मतलब करेक्टर्स थे, जैसे ऑर्थर था, एडम था और साथ हैटी थी। तो वो हैटी का वो अब लास्ट में ये क्लियर हो गया मुझे कि जो थे ना ऑर्थर, ये एडम था, उसने अपने आप को रिफॉर्म किया था। मतलब जब उसको लगा कि मैंने एक गलत डिसीजन लिया या मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसने अपने आप को रिफॉर्म किया। और ऑर्थर जो था वो वैसे इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं था कि वो उस चीज को लेके चलता या समझता एक सिचुएशन को। और उसने फिर वो जो उसने हैटी को सफर करते हुए देखा ना, उससे भी उसको बहुत ज्यादा उसने फील किया कि मतलब सफरिंग क्या है, जिंदगी के डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, इन चीजों को उसने फोकस किया। फिर मतलब हम लोग ये करेंगे, जो एडम था उसमें डेवलपमेंट थी, उसका उसने अपने करेक्टर को डेवलप किया, उसने अपने आप को चेंज किया। लेकिन जो बाकी दो करेक्टर्स थे उन्होंने नहीं किया। और उन दोनों वो मतलब जो इलियट का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि उन्होंने नहीं किया, तो उनका जो एक लाइफ की एंडिंग थी या फिर वो उनकी एक जो लाइफ थी वो फुल ऑफ सफरिंग्स थी। और जो एडम था उसने अपने आप को चेंज किया, तो वो एक अच्छी जिंदगी बाद में गुजारने, उसकी हैप्पी एंडिंग थी। और ऑर्थर और हैटी की मतलब सैड एंडिंग थी। ये लिख सकते हैं, लेकिन अब ना ये नहीं लिख सकते कि एडम ने अपने आप को चेंज कर लिया या डेवलप कर लिया अपने कैरेक्टर को और वो उन्होंने नहीं किया। हम ये जरूर कह सकते हैं एडम्स के बारे में, लेकिन उन दोनों के बारे में हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने ये जो है ना गलतियां की थी, वो अपने पैशंस को कंट्रोल ना करने की वजह से और अपने मॉरल विजन्स को जो है ना देखते हुए, अनकॉन्शियस रहते हुए उनसे उन्होंने अपने डिसीजंस लिए थे। तो उन्हें मौका ही नहीं मिला कि वो अपने आप को डेवलप करें या अपने आप को मॉरली जो है ना राइट पाथ पे लेके जाएं। ठीक है, उनको मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे उसने कहा ना कि ह्यूमन पैशंस जो है वो कंट्रोल होने चाहिए। तो यहाँ पे इनका रेफरेंस आएगा कि इन्होंने अपने पैशंस को कंट्रोल नहीं किया था।
और इन्होंने जो है ना डिसीजंस इस तरह से लिए जज्बातीपन में, और अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करने की वजह से इनको ये ट्रेजेडी फेस करना पड़ी, क्योंकि इन्होंने किसी की नहीं सुनी। ठीक है, तो दोनों का कंपैरिजन अगर आप करेंगे ना, तो दोनों ही अपने आप में डिफरेंट थे। एडम को मौका मिला उसकी अपनी जिंदगी में, उसने वो वाले डिसीजंस, ऑल्दो उससे रिलेटेड एक डिसीजन लिया गलत, लेकिन अपनी जिंदगी में वो पर्सनली उस तरह से जज्बाती नहीं था जितने वो दोनों थे। तो इसलिए इसको चांस मिला, तो इसने वो चांस गवाया नहीं। उनको चांस ही नहीं मिला सिरे से, क्योंकि वो पैशनेट ही इतने ज्यादा थे अपने इमोशंस में, इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, और इतने अनकॉन्शियस थे, जिंदगी की रियलिटी को समझ ही नहीं रहे थे। तो ये चीजें आपने जो जो नेगेटिव पॉइंट्स है ना उनके, ये सारे बताने हैं जब आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो। मतलब अगर अगर एडम का और मतलब इन दोनों में से किसी का कंपैरिजन आता है, तो हम लोग इस तरह लिखेंगे कि शुरू में दोनों एक जैसे ही थे, मतलब एडम भी समहाउ इस तरह की मतलब था ये कि ना उसका आप अगर मैं एक एक पॉइंट अभी भी आपको बता दूं ना, तो आपके माइंड में नहीं बैठेगा। ठीक है, इसका बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप सबसे पहले समरी अच्छे तरीके से पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट जब हम करेक्टर एनालिसिस का जो होगा ना लेक्चर, वो ऑब्वियसली मैं रिकॉर्डेड तो नहीं दूंगी ना आपको, वो लेक्चर में ही हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे। तो वो जब हम एनालिसिस करेंगे ना, तो फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। जब तक आप समरी नहीं पढ़ोगे ना, और इस ये जो आज का लेक्चर है इसको एक दफा पढ़ोगे नहीं गौर से, ठीक है, बैठ के, तब तक आप ये क्वेश्चंस आपके ना क्लियर नहीं होंगे। अगर मैं आपको एक्सप्लेन और कर भी मैम दूं ना, तो क्लियर नहीं दूसरी होगा। बात ये है कि वो मसला पता है क्या है जो मुझे समझ आई है, वो हमसे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मांगते। हम्म, वो स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मांग रहे, वो बता रहे हैं कि आप राइटर का मॉरल विजन क्या था, फलाने का क्या था। वो एग्जैक्टली इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ रहे जो हैं, आपके उसमें पर्सनल आप ओपिनियंस है ना, वो बहुत ही वो उस नहीं पे मांग रहे। रेयर, हाँ उस पे रेयर क्वेश्चन, वो बहुत ही रेयर क्वेश्चंस होते हैं। वो तब आते हैं जब जो है ना ऐसी सिचुएशन पोइट्री होती में है ऐड जब पोइट्री एक्चुअली में ऐड कर कंफ्यूजन हो। सकते हैं हाँ। मैम, वो पोइट्री में ऐड कर सकते हैं हम। जैसे हम्म। हमने वो पढ़ा है अमेरिकन लिटरेचर में, जो चीजें पढ़ी है ना, उसमें हम हम्म। जब हम कर रहे होते हैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम्म। उसमें हम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ये नॉवल की या ड्रामा की बात है ना, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये आपको एज इट इज रेफरेंसेस लिखने पड़े हैं। ये हम भी बात जो कर रही है, ये वही बात कर रही है कि हम उसको कैसे आपस में कंपेयर करेंगे, कैसे लिखेंगे हम। आपने ना जैसे मैंने आपको बताया था कि याद रखने वाली बातें होती हैं कि जब आप एनालिसिस करते हो ना करेक्टर्स का, या कोई क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे होते हो, आपने नॉवल के अंदर, मैंने आपको बताया था ना कि नॉवल का जो है ना प्रिपेयर करने का तरीका अलग है। मतलब आप ड्रामा या पोइट्री को इससे कंपेयर नहीं कर सकते बिल्कुल भी, इसका तरीका अलग है प्रिपेयर करने का। इसमें यह है कि आपको पोइट्री और ड्रामा, पोइट्री का ये है आपको लाइंस दी गई हैं, आपने उन लाइंस को अच्छी तरह से पढ़ना है, मीनिंग क्या कहा गया आपने उसको समझना है, उसका कॉन्टेक्स्ट समझना है, इस तरह से उसको मतलब आपने प्रिपेयर करना है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि आपने एक एक चीज को खोज के निकालना है। वो आपकी पर्सनल, जो आपकी क्रिएटिविटी होगी ना, वो आपकी क्रिएटिविटी होगी, जो आपका आप खुद से निकालोगे, वो आपका पर्सनल ओपिनियन होगा कि हाँ इसमें ये भी चीज निकलती है, हम इसको भी इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन डिस्कस आप फिर भी वो नॉवल, जो नॉवलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करोगे। ठीक है, जो एक्चुअली जिस थीम पे बेस्ड है नॉवल, या जो राइटर के विजन्स हैं उनको फॉलो करते हुए आप डिस्कस करोगे। लेकिन निकालोगे खुद आपने, मतलब उसमें से एक एक पॉइंट निकालना है। जैसे थॉमस हार्डी का जो था, उसमें पेसिमिज्म का था कि उसको कहा गया था कि ये पेसिमिस्ट है। लेकिन इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपके ओपिनियन पे, यानी कि आपको ओपिनियन पे ना जब क्वेश्चन आएगा ना, तो वो इस तरह से आएगा जहां पे एक्चुअली कंफ्यूजन हो। आप या तो इधर जाओगे या फिर उधर जाओगे, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, अब किधर जाना है और कैसे जाना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो थॉमस हार्डी पे अगर आ जाता है ना क्वेश्चन कि ये पेसिमिस्ट था या नहीं था, आपके ख्याल में क्या है, तो फिर आप दोनों तरह से अगर डिस्कस कर सकते हो, तो दोनों तरह से, एक तरह से करोगे, जिस भी तरह से करोगे आपके पास उसके पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, वो आपका पर्सनल ओपिनियन होगा, आप खुद से उसमें से पॉइंट्स निकाल के बताओगे कि ये पेसिमिस्ट था या नहीं था, जो भी है। तो अक्सर जो है ना ये जो मॉरल विजन का क्वेश्चन है, या इसमें आपके पर्सनल ओपिनियंस काम आते हैं। पर्सनल ओपिनियन नहीं आता, बस आपकी जो पर्सनल क्रिएटिविटी है, जो आप नॉवल के अंदर से खोज के निकालते हो, वो काम आती है नॉवेल्स के अंदर। वो आपका एनालिसिस होता है। ठीक है, नॉवल का एनालिसिस, कैरेक्टर्स का एनालिसिस वो होता है आपके एक एक, जैसे आप कहते हैं ना कि कोई आपको इंसान बुरा लगता है ना, तो आप उसकी एक एक हामी गिन के रख देते हो।
ठीक है, कोई अगर अच्छा लगता है ना तो आप उसकी एक एक खूबी गिन के रख देते हो कि इसमें तो ये भी है, इसने तो मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ ऐसे किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से आपने नॉवल के अंदर करना होता है कि कोई भी क्वेश्चन है ना, चाहे वो कैरेक्टर्स का एनालिसिस आ जाता है या कंपैरिजन आ जाता है या फिर कोई वैसे जनरल क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर आपने उसकी एक एक चीज निकाल के दिखानी होती है, उसको डिस्कस करना होता है ईच एंड एवरी डिटेल के साथ विदाउट एनी रेपिटेशन। ठीक है, समझ आइए? Yes, ma'am. अभी Yes, क्लियर हुआ ma'am. रुबा? पता चला कि नॉवल को आपने किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से आपने इसको देख। यस मैम। ठीक है, वो ड्रामा और पोइट्री का ना अलग है। ड्रामा के अंदर आपको क्लियरली थोड़ी सी चीजें पता चल जाती हैं, आपने उसको बस टेक्स्ट पढ़ना होता है, टेक्स्ट आपके सामने सामने होता है सारा। इसमें ये होता है कि आपके पास ना तो टाइम होता है पूरा नॉवल पढ़ने का, सेकेंडली जब आपको जो है ना, जब आप पढ़ते हैं फिर आपने खुद से इसमें से चीजें निकालनी होती है खोज के। लेकिन मैम अगर आपके पास नावल पढ़ने का टाइम नहीं है फिर बंदा क्या करे? वो यही है ना, समरी आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं ना, ठीक है। समरी में आप जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि चैप्टर वाइज समरी में आपको सेंड करूंगी ना वो पीडीएफ फाइल में, तो वो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या हुआ एक्चुअली, जो पॉइंट्स मैंने मिस किए समरी में या फिर जो आप यूजुअली समरी पढ़ते हैं मिस कर देते हो, वो आपको क्लियर हो जाएंगे। जब आप समरी अच्छी तरह से पढ़ लोगे ना फिर आपको एनालिसिस करना आ जाएगा। जैसे अभी मैंने भी ये नॉवल पहले नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन अभी जैसे मैं आपको एनालिसिस करवा रही हूँ ना, तो मैं एडम की एक एक चीज निकाल के आपको दिखा रही हूँ कि ये यहाँ पे उन दोनों से डिफरेंट था, इसकी मॉरल विजन कैसे इसने अपने आप को डेवलप किया, उनके पास चांस ही नहीं था। तो आप एक एक चीज आपने खुद उसको जितना भी आपके पास नॉलेज है ना, आपने उस बेस पे उसको एनालिसिस करना है उसका, वहीं से खोज निकालो, कोई ना कोई बात निकालो। ये तब होगा जब आप स्टडी को टाइम दोगे, थोड़ा सा आप जो है ना उस पर फोकस करोगे तो। ओके मैम। Okay. ठीक है, समझ आ गई है? 41 मिनट्स हो गए हैं, टाइम अप हो गया आप लोगों का। ठीक है मैम। Okay, ma'am. ठीक है. चले जी, सब जाएं और इंशाल्लाह कल की मुझे टाइमिंग आपने सेंड करनी है ग्रुप में, ठीक है। और ठीक है, अपना जो है नमाज वगैरह पढ़ें, कुरान पढ़ें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मैं भी आप सबको याद रखूंगी। Inshallah, ma'am. जी Inshallah, ठीक है ma'am. जी, इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज। कोई Allah क्वेश्चन हो तो Allah Hafiz. आपने पूछना है लाजमी, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई लिंक चाहिए या कोई लेक्चर आपको ना समझ आया और आप उसको अटेंड करना चाह रही हैं, दोबारा से समझना चाह रही हैं, तो मैं उसको उसके लिंक्स आपको भेज दूंगी, ठीक है। टॉपिक मुझे बता देना है आपने। ओके मैम। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. ये मिस नाजिया को सेंड कर देंगे ना, तो ना मांग रही है यार। एक पिक्चर देख लो। अस्सलाम वालेकुम मिस नाजिया, उस टाइम मैंने भी गौर नहीं था किया, एज इट इज ये लिखा हुआ था और मैंने इसी को चेंज करके लिख दिया था, लेकिन बाद में जब वो बच्चों ने